भारत और चीन दुनिया की दो ऐसी कंट्रीज जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 35% ओन करती हैं। दो ऐसी कंट्रीज जो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस मानी जाती है इस दुनिया में। आज इन दोनों देशों के कॉन्टेक्स्ट में कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये दोनों देश आज की करंट सिचुएशन में कहां खड़े हैं, एंशिएंट टाइम से लेकर इंडिपेंडेंट टाइम तक, और आज की सिचुएशन में हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, डिफेंस जैसे कुछ मुद्दों पर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इन दोनों देशों का। विश्व की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में कुछ सिविलाइजेशंस के नाम लिए जाते हैं, जिसमें मेनली है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और चीन की सभ्यता। इन सभी सिविलाइजेशंस में जो दो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस मानी जाती हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे इंडस सिविलाइजेशंस या फिर हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है, और चीन की सभ्यता जिसे हमंग-हो सिविलाइजेशंस कहा जाता है। ये दो सभ्यताएं दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती हैं। चाइनीज सिविलाइजेशंस में छापे खाने का प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार, रेशम का कपड़ा तैयार करने की विधि, कागज बनाने की कला, पेपर करेंसी, बैंकिंग सिस्टम और बारूद के इन्वेंशन का क्रेडिट चाइनीज सिविलाइजेशंस को जाता है। एंशिएंट चाइना की बात करें तो उसमें कई राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें सांग वंश और चाओ वंश मेन है। सांग वंश के शासकों ने 1766 ईसा पूर्व से लेकर 1122 ईसा पूर्व तक चाइना में शासन किया था। वहीं चाओ वंश के शासकों ने 1122 से लेकर 249 ईसा पूर्व तक चाइना में शासन किया, और इन कंपैरिजन ऑफ सांग रिजीम चाओ रिजीम में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चाइना में देखा गया था उस टाइम। चाओ वंश के रिजीम को चाइना में चाइनीज हिस्ट्री का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। इसके बाद पिछली सदी तक चाइना में बहुत सारे राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें तंग, सोंग, युआन, चिंगमिंग जैसे राजवंश शामिल थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे राजवंश थे जिन्होंने छोटे छोटे समय के लिए चाइना पे शासन किया था। वैदिक ग्रंथों के हिसाब से भारतीय इतिहास हजारों लाखों साल पुराना माना जाता है, लेकिन एविडेंस के बेस पे अगर बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता से भारत का इतिहास काउंट किया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को 5000 साल पुराना माना जाता है, जो बहुत ही प्रॉस्पर और इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि इस सिविलाइजेशन के दौरान शहर पूरी तरह से विकसित थे और वेल मैनेज्ड थे। इस सिविलाइजेशन के दौरान लोगों का कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, एग्रीकल्चर जैसी चीजें लाइफस्टाइल का मेन हिस्सा थी और लोग सोशली ऑर्गेनाइज्ड माने जाते थे। इसके बाद भारत में भी अनेक राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें मौर्य काल से लेकर गुप्त काल और मुगल काल से लेकर अंग्रेजों तक का शासन शामिल है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत और एंशिएंट चाइना दोनों ही समृद्ध थे, दोनों की अपनी खुद की सिविलाइजेशंस थी, और 18वीं सदी तक दोनों का ग्लोबल जीडीपी में लगभग 50% तक की भागीदारी थी। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि दोनों देश एंशिएंट टाइम में लगभग एक ही पोजीशन में थे। 1 अक्टूबर साल 1949 जब चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर माओ ने चाइना को पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना घोषित किया था, और भारत को आजादी मिली थी लगभग उससे 2 साल पहले 15 अगस्त 1947 को। इसलिए कहा जा सकता है कि मॉडर्न एरा में इन दोनों देशों का सफर लगभग एक साथ ही शुरू हुआ है। वीडियो में आगे देखते हैं कि लगभग एक साथ शुरुआत करने वाले इन दोनों कंट्रीज का सफर कहां तक पहुंचा। हेल्थ केयर इंडेक्स बाई कंट्री 2022 नम्बियो, जो एक सर्बियन क्राउड सोर्स ग्लोबल डाटाबेस है जो पूरी दुनिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ पर डेटा तैयार करते हैं। 2022 की हेल्थ केयर इंडेक्स रिपोर्ट में नम्बियो ने चाइना को वर्ल्ड रैंकिंग में 40वें स्थान पर रखा था, जबकि भारत को 44वें स्थान पर रखा था। इस डेटा के अकॉर्डिंग भारत और चाइना की पोजीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर रैंकिंग में ये नंबर बहुत ही एवरेज माना जाता है। इसलिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज में दोनों देशों को बहुत काम करने की जरूरत है। दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में चाइना की 10 यूनिवर्सिटीज आती हैं, जबकि भारत की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। भारत की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज आती हैं। वही एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो चाइना जापान के बाद दूसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। चीन ने अपने देश में टेक्निकल एजुकेशन पे बहुत काम किया है। साइंस और रिसर्च जैसे एजुकेशन में चीन बहुत जोर दे रहा है। यही रीजन है कि चाइनीज यूनिवर्सिटीज आज विश्व रैंकिंग में ऊपर आ रही है। ये डाटा टाइम्स हायर एजुकेशन से लिया गया है, जो एक ब्रिटिश मैगजीन है जो ग्लोबल हायर एजुकेशन पे डाटाबेस तैयार करती है। ग्लोबल वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022 की लेटेस्ट रिपोर्ट में चाइना की रैंकिंग बहुत ही बेहतरीन थी। चाइना को 1 से लेकर 17 की लिस्ट में रखा गया था, और जबकि भारत को अपने पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे रखा गया था, जिसमें भारत की रैंक 107वीं थी। हालांकि भारत ने इस डेटा को मैनिपुलेटेड और नकली बताया था, जो हद तक सही भी है। लेकिन अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2022 की इस रिपोर्ट को 50% भी सच मान लिया जाए, तब भी भारत और चाइना की रैंकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी की कल्पना करना भी पाप है। चाइना में ह्यूमन राइट्स, प्रेस फ्रीडम, सोशल मीडिया एक्सेस, रिलीजियस फ्रीडम, ये सारी चीजें सरकारें तय करती हैं, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पे हर किसी को कुछ भी करने का अधिकार है। लेकिन कई बार भारत को एज ए नेशन उसके एक्सेस ऑफ फ्रीडम का नुकसान भी उठाना पड़ता है, जो उसके डेवलपमेंट में रुकावट पैदा कर देती है।
पिछली कुछ सदियों से भारत और चाइना ने गरीबी का एक लंबा दौर देखा है, लेकिन चाइना ने अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में इनक्रेडिबल काम किया है, जिसकी वजह से चाइना आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पे पूरी दुनिया में उभर के सामने आया है। जबकि भारत की रफ्तार इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में चाइना के कंपैरिजन में स्लो रही है। जहां चीन आज 18 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, वहीं भारत 3.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे है जीडीपी के मामले में। चाइना ने लेट 70s और 80s के बाद खुद को प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे एस्टेब्लिश किया, जिससे उसकी इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिला। जबकि भारत ने ये सारी चीजें बहुत लेट स्टार्ट करी। हालांकि भारत ने भी अब ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी है, जिसका रिजल्ट नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगा। चीन भारत को हमेशा से अपने कॉम्पिटिटर के तौर पे देखता आया है, जिसकी वजह से चाइना लगातार अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाता रहता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग में चाइना को तीसरे नंबर पे रखा गया है, जबकि भारत को चौथे नंबर पे रखा गया है। आर्म्स एक्सपोर्ट के मामले में चाइना भारत से बहुत आगे नजर आता है। पूरी दुनिया में चाइना आर्म्स एक्सपोर्ट के मामले में चौथे नंबर पे आता है, जिसमें चाइना की भागीदारी लगभग 4.6% है, जबकि भारत इस मामले में 23वें नंबर पे आता है, जहां पे भारत की हिस्सेदारी लगभग 0.2% है। हालांकि मेक इन इंडिया के तहत भारत में भी डिफेंस की बहुत सारी चीजें अब तैयार की जा रही हैं, लेकिन अभी भी डिफेंस के मामले में भारत को एक लंबा सफर तय करना है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोरोना के बाद चाइना की इमेज को एक जबरदस्त धक्का लगा था। हालांकि चाइना के पास वीटो पावर है, जिसका चाइना हमेशा ही फायदा उठाता रहता है। जबकि भारत की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब साख बढ़ती जा रही है। भारत की इतने बड़े बाजार पे पूरी दुनिया की नजर रहती है, इसलिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे किसी भी देश द्वारा इग्नोर किया जाना उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो जाता है। भारत इकोनॉमिकली वर्ल्ड मार्केट में बहुत मैटर करता है, इसलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत का स्पेस बढ़ता जा रहा है। भारत और चीन आज नहीं तो कल उस दौर में जरूर एंटर करेंगे, जहां पे दोनों देशों की ग्लोबल जीडीपी में परसेंटेज 50% से ज्यादा थी। एशिया की ये दो आर्थिक महाशक्तियां चीन और भारत आने वाले दशकों में दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएंगी। हालांकि इस मामले में चीन हद तक अचीव भी कर चुका है। दोस्तों, भारत और चाइना का कंपैरिजन एक लर्निंग पर्पज के लिए किया गया था। हालांकि कई मामलों में चाइना भारत से आगे नजर आता है, लेकिन चाइना ने बहुत सारी चीजें अनएथिकली भी अचीव करी है। भारत भले ही कुछ मामलों में स्लो चला है, लेकिन भारत कुछ भी एथिकली अचीव करने में बिलीव रखता है। इसलिए भारत किसी के भी राइट्स को छीनकर अपनी प्रोग्रेस के रास्ते नहीं बनाता। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस में बनाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।